दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो ये जो हमारा वीडियो है इस पे हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था। तो 5 जो मॉडल पेपर थे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का, उसका हम लोग दूसरे सेट पे बात करेंगे। तो पहला नंबर का जो सेट है हम लोगों ने उसका वीडियो ले लिया है। तो अगर अभी तक आपने उसका अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या करो, जाके आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता ही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 40 है। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर भी देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी कि हर एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कुल मिला के 4 विकल्प होंगे और सभी विकल्पों का आप चयन कर सकते हो, जो भी सही विकल्प उसका चयन कर सकते हो। और अगर आप उत्तर देते हो और अगर आप गलत हो जाता है तो उसका क्या होगा, अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये बात जो है बोला गया। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम लोग सेट 1 का बात कर ले तो उसका जो 40 क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने वीडियो बना लिया। अब हम लोग 40 क्वेश्चन जो सेट 2 का है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा कि अगर पहला क्वेश्चन में बात करूँ सेट 2 का, तो वो क्या है कि 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। यानी कि जब फ्रांस का क्रांति चल रहा था उस समय फ्रांस का शासक जो था कौन था। तो आपको पता है, अगर आपने क्लास 9 को ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें जो शासक था उनका नाम था लुई 16वां। यानी कि ऑप्शन नंबर जो गो है, विकल्प जो गो है वो सही हो जाएगा। तो लुई 16वां जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ, क्वेश्चन क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था। और आप ऑप्शन देख सकते हो, आपका ऑप्शन है ऑप्शन क वोल्टेयर, ऑप्शन ख मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन ग दिदारो और ऑप्शन घ जो है रूसो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है, मॉन्टेस्क्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है मेरे दोस्तों वो क्या है, सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो कथन है ये किसका है। तो अगर मैं बात करूं इस कथन का, तो ये जो कथन है ये मेटरनिक यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है मेटरनिक के द्वारा बोला गया था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही आंसर क्या है, मेटरनिक। अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ। क्या है, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ। और अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस क में क्या है 1851, ऑप्शन ख में क्या है 1861, ऑप्शन ग में क्या है 1871 और ऑप्शन घ में है 1881। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1871। कब का मैं बात कर रहा हूं, 1871। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। तो हमारा जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि फ्रेडरिक सरियो कौन था। क्या है, फ्रेडरिक सरियो कौन था। तो अगर मैं फ्रेडरिक सरियो का बात करूं तो ये इन्होंने यूटोपिया, याद रखिएगा, यूटोपिया या कल्पना आदर्श जैसा चित्र बनाया था। तो इनका अगर मैं बात करूं ये कहाँ के चित्रकार है तो ये फ्रांसीसी चित्रकार है। कहाँ के, फ्रांसीसी चित्रकार है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि फ्रेडरिक सरियो कौन था तो आपको क्या बताना है, फ्रांसीसी चित्रकार है। यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो क है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी, क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। और ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन क में है 1870, ऑप्शन ख में है 1875, ऑप्शन ग में है 1880 और ऑप्शन घ में है 1893। तो इसका जो सही आंसर है, अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर घ यानी कि 1893 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताएं कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे। क्या क्वेश्चन आ रहा है, वापस कब आए थे। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग क्या कीजिए, जवाब दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। क्वेश्चन क्या है कि चोरी चोरा में हिंसक घटना कब हुआ। ये जो चोरा चोरी नामक जो कांड है ये कब हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, ऑप्शन 1 में क्या है 5 फरवरी 1922,
ऑप्शन ख 8 नवंबर 1924, ऑप्शन गो 10 फरवरी 1927 और ऑप्शन घ क्या है 9 अप्रैल 1930। तो आपको पता होगा कि चोरा चोरी कांड के बाद ही जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया गया था। तो ये जो सही आंसर होगा 7वें नंबर क्वेश्चन का, तो चोरा चोरी नामक जो हत्याकांड हुआ था या हिंसात्मक जो घटना हुआ था वो 5 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है इसका सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पे। तो जो हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, और आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन 1 में है 1918, ऑप्शन बी में है 1919 और ऑप्शन सी में क्या है 1920 और ऑप्शन डी में क्या है 1921। तो अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं तो आपको पता है 1919 कितना है 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर ख या ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से ही जाना जाता है, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, क्या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम का जो गीत है, वंदे मातरम का जो गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया। तो अगर मैं बात करूं वंदे मातरम पुस्तक का, वंदे मातरम गीत का, तो वो पुस्तक किससे लिया गया था, किस पुस्तक से। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस क्या है आनंद मठ, ऑप्शन ख क्या है गीतांजलि, ऑप्शन गो क्या है गीता रहस्य और ऑप्शन घ क्या है हिंद स्वराज। तो अगर इसका मैं सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर क यानी कि आनंद मठ से लिया गया था। कहां से, आनंद मठ से जो है लिया गया था। अब ये 10वां नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पता है, ये जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है आप सभी को आंसर पता है, और वो क्वेश्चन क्या है, बापू किन्हें कहा जाता था, बापू किन्हें कहा जाता था। और मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूं तो बेटर होगा, बापू तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है वो 10 का सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि समाप्यता के आधार पर, यहाँ से जो है भूगोल की इकाई शुरू हो जाती है, और वो क्वेश्चन क्या है समाप्यता के आधार पर, समाप्ति के आधार पर या समाप्यता के आधार पर आप इसको बोल सकते हो, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो मेरे रसगुल्लो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर क वो क्या है 2, ऑप्शन नंबर ख वो क्या है 3, ऑप्शन नंबर ग वो क्या है 4 और ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्या है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं तो वो क्या होगा ऑप्शन नंबर गो। तो मेरे रसगुल्लो अगर मैं बात करूं समाप्यता के आधार पे तो संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है, और अगर मैं ये 2 भागों का बात करूं तो एक है नवीकरण संसाधन और दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती, कैसा खेती, सीढ़ीदार खेती होता होगा। तो आपको पता होगा कि जिस भी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती होती होगी वो क्षेत्र जाहिर सी बात है कैसा क्षेत्र होगा, तो वो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस हिट के हिसाब से तो आप बताओ पंजाब में क्या पहाड़ी पाई जाती हैं, आप बोलोगे सर नहीं। आप बताओ उत्तर प्रदेश का जो मैदानी इलाका है, मैदान में पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, तो यह भी गलत हो गया। हरियाणा में भी नहीं पाया जाता है। तो आपका जो एकमात्र जो ऑप्शन बचा मेरे रसगुल्लो, और वो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर घ यानी कि उत्तराखंड। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 13 नंबर क्वेश्चन का, किसका बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। रसगुल्लो ध्यान से क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, और आप ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन ख क्या है काली मृदा, ऑप्शन गो क्या है जलोढ़ मृदा और ऑप्शन घ क्या है ज्वारी मृदा। तो अगर मैं बात करूं इसके सही ऑप्शंस का तो मेरे रसगुल्लो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग यानी कि जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा। तो क्वेश्चन क्या था कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे कि जलोढ़ मृदा जो है सर वो पाई जाती है। चलिए रसगुल्लो हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है 14 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि किस मृदा को रेगर या स्वतः जोताई वाली मृदा कहा जाता है। क्या,
रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है। पहला नंबर काली मृदा, ऑप्शन ख क्या है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ग क्या है लाल मृदा और ऑप्शन घ क्या है लेटरेट मृदा। तो मेरे रसगुल्लो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क काली मृदा। तो काली मृदा को ही क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा कहा जाता है। और इससे पहले मॉडल सेट में क्वेश्चन एक आया था कि इनमें से किस क्षेत्र में जो है वो काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो देख सकते हो काली मृदा से कितना ज्यादा क्वेश्चन बन के आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं रसगुल्लो 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से कौन सा जो तारीख है, यह क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी का नहीं होता है, कि इनमें से कौन सा जो तरीका है वो समुदायों के सीधी भागीदारी का नहीं है। अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, ऑप्शन क संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन ख चिपको आंदोलन, ऑप्शन ग बीज बचाओ आंदोलन और ऑप्शन घ क्या है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो अगर मैं बात करूं संयुक्त वन प्रबंधन, तो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें राज्य सरकार और साथ साथ में जो राज्य के जो लोग हैं वो मिलकर क्या करते हैं, उस जंगल को बचाने में, जंगल के रक्षण में काम करते हैं। चिपको आंदोलन पता है, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। और बीज बचाओ आंदोलन भी आपको पता है, इसमें भी भाग लिया था। तो एक जो बता वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, इसमें जो होता है इसमें केंद्र सरकार, कौन, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होता है वह भूमिका निभाता है। इसमें सीधे तौर पर मैं बात करूं तो जनता की किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो रसगुल्लो, तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है। तो रसगुल्लो क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता में समृद्ध देश विश्व की कितने प्रतिशत जो उपजातियां होती हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि 8%, कितना, 8%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, 8%। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है रसगुल्ला, वो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन जरूर रखा था। तो इस क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो इसका ऑप्शंस क्या है, 1952, उसके बाद है 1986, फिर है 1972 और फिर क्या है 1992। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण या अधिनियम जो कानून है वो 1972, रसगुल्लो याद रखिएगा कब, 1972 को लागू किया गया था। और इसके एक साल बाद यानी कि 1973 में याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना जो है वो लागू किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन का। तो रसगुल्ला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, याद रखिएगा आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ये क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो। और मेरे रसगुल्लो में आपको बता दूं, अगर मैं इसके ऑप्शंस का मैं बात करूं तो क्या है, महात्मा गांधी, ऑप्शन ख लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ग जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन घ विनोबा भावे। तो नदियों को, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बहुउद्देश्य परियोजना वाली नदियों को भारत का मंदिर जो है वो कहा था, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ग हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे। रसगुल्लो ये जो क्वेश्चन है 19वां नंबर का क्वेश्चन कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, झारखंड। तो झारखंड में है दामोदर नदी और झारखंड में ही है दामोदर घाटी परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो रसगुल्ला जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में प्रभावित होती है। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस क्या है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ख क्या है गुजरात, ऑप्शन ग क्या है मध्य प्रदेश और घ क्या है इनमें से कोई नहीं।
तो सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात, कौन से राज्य, गुजरात से, गुजरात में क्या होती है, प्रभावित होती है यानी बहती है। अब यहाँ से जो है आपका इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो बनना शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की इकाई पे। तो 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो वो क्या है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, या हम लोग बात कर सकते हैं औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो मैंने आपको पीछे का जो सेट था यानी कि पहला जो सेट था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रति व्यक्ति आय अगर दिया हुआ है तो जो 3-4 व्यक्ति हों उसकी हम लोग आय जो है कैसे निकाल सकते हैं। तब मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, और वो फॉर्मूला क्या है कि देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय हम लोग बोलते हैं। तो अगर रसगुल्लों का ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके बोर्ड में कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा जो 22वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कि विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो अगर मैं बात करूं विश्व बैंक का यानी कि WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का, तो ये विकास मापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो इसके ऑप्शंस जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर क प्रति व्यक्ति आय, ख में क्या है मानव विकास सूचकांक, ग में क्या है सकल घरेलू उत्पाद, और घ में क्या है जनसंख्या। तो अगर मैं बात करूं विश्व बैंक तो विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का जो है वो उपयोग करती है, किसका करती है, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करती है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्या हो रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शंस जो है मेरे रसगुल्लो क्या है, कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल और उपरोक्त सभी। तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कोयला का अगर नवीकरणीय संसाधन का बात करें तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आपने 1 किलो कोयला कहीं से खनन करके निकाला है और वहां पे और कोयला नहीं बचा है, तो आप कोयला को क्या कर सकते हो, कोयला का जला दोगे तो क्या होगा, वहां की कोयला खत्म हो जाएगी, लेकिन बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो एक प्रकार से ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पेट्रोल आप लगाओगे, गाड़ी पे लगाओगे, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल भूमिगत जल का, तो भूमिगत जल ही एक ऐसा उदाहरण है नवीकरणीय संसाधन का जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि भूमिगत जल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। और जब मैंने विकास का चैप्टर लिया था तब मैंने आपको बताया था, और ये देख सकते हो क्वेश्चन जो भी है वो आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, समान, ऑप्शन ख क्या है, विभिन्न या पारस्परिक विरोधी, ऑप्शन गो क्या है, अपरिवर्तित, और ऑप्शन घ क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो गौर कीजिएगा, अगर लोगों के विकास का बात करें तो मान लो कि 10 लोग होंगे, तो सबका जो विकास का जो लक्ष्य होगा वो अलग अलग होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है वो गलत हो जाएगा। साथ में हम लोग बात करेंगे अपरिवर्तित, तो किसी का नहीं होता है। अगर आपने कुछ चीज़ों को ठान लिया तो आप उसको अगर परिवर्तित करते हो तो ये गलत बात है, तो अपरिवर्तित तो नहीं होता है। इनमें से तो कोई नहीं होगा नहीं, तो एक चीज एक बचा क्या, विभिन्न या पारस्परिक विरोध का होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि आपके बोर्ड पे ऐसा है, तो आपको मॉडल सेट पे आ गया है रसगुल्लो कि लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, तो विभिन्न होते हैं या परस्पर क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सकल घरेलू उत्पाद, या मैं बोल सकता हूं कि अंतिम मूल्य मूल्यांकन का जो क्वेश्चन है उसके आधार पे आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो 25वां नंबर जो क्वेश्चन है रसगुल्लो, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है कि रामू एक किसान है। रामू क्या है, किसान है, जिसने अधिशेष यानी कि बचा हुआ गेहूं को क्या किया, एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति ग्राम की दर से बेच दिया। ठीक है भाई, बेच दिया तो बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को क्या किया कि आटा, अब जो गेहूं से जो आटा बना तो उसमें 5 रुपये का प्रॉफिट रख कर यानी कि 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेच दिया।
अब बिस्कुट कंपनी ने क्या किया, उस आटा में चीनी मिलाया, तेल मिलाया और जो भी चीज़ें होती हैं उसको मिलाया और उसके बाद क्या किया, बिस्कुट के जो है वो 4 पैकेट बना दिए। कितने पैकेट बना दिए, 4 पैकेट बना दिए। अब ये जो 4 पैकेट है वो उपभोक्ता को 80 रुपये में मिला, यानी कि प्रत्येक जो पैकेट होता है वो 20 रुपये का था। तो अब जो बेचा गया, सुनिएगा, बेचा गया जो 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 बिस्कुट है उसका सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए हम क्या लास्ट जो चीज होगा या किस वस्तु को हम लोग देखेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है इसमें प्राथमिक वस्तु, मध्यम वस्तु और अंतिम वस्तु को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसका योग निकालते हैं और जो भी निकलता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो प्रारंभिक राशि ये थी, फिर ये जो मध्यम राशि ये थी और अंतिम राशि क्या था, ये था। तो तीनों को जोड़ेंगे तो अगर हम लोगों ने पहले आटा लिया, आटा था, उसके बाद हम लोगों ने पहले गेहूं था, फिर हम लोगों ने आटा बनाया, आटा से फिर हम लोगों ने बिस्कुट बनाया, तो यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन, तो गेहूं तो होगा नहीं, ये तो प्रारंभिक उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ख क्या है, आटा, ये तो मध्यम उत्पाद है। और ऑप्शन नंबर ग क्या है, चीनी, ये भी क्या है, ये तो अंतिम वस्तु है। लेकिन बचा क्या लास्ट, अंतिम शामिलित वस्तु है, लेकिन जो अंतिम चीज बचा वो क्या बचा, बिस्कुट। तो यानी कि बिस्कुट पे देख लो आटा का भी रेट जुड़ा हुआ है, गेहूं का भी रेट जुड़ा हुआ है और चीनी का, तेल का भी रेट जुड़ा हुआ है। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, सभी चीजों का योग होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यानी कि बिस्कुट जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं और 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा आपको पता है कृषि क्षेत्र आती है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों को क्या करते हैं हम लोग, किसी मशीन के माध्यम से बनाने का काम करते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें सेवा क्षेत्र होता है, किसी प्रकार का कोई हम लोग बोल सकते हैं उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन एक क्या है, सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में उत्पादन तो होता नहीं है तो विनिर्माण तो होगा नहीं, बात खत्म हो गया यहाँ पे। कृषि सहायक क्षेत्र में आपको पता है इसमें केवल वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्रकृति से, विनिर्माण तो नहीं होगा। लेकिन ये जो तीसरा आंसर है द्वितीय क्षेत्रक, इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को मशीन के द्वारा उसका विनिर्माण यानी कि पुनः निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ग होगा वो 26 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रसगुल्लो, अब हम लोग बात करते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के चैप्टर से। तो वो क्वेश्चन क्या है, जो 27वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। अब अनीता नाम की कोई औरत है, वो साड़ी की दुकान में काम कर रहा है, जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि उसमें आपको सवैतनिक यानी कि आप अगर छुट्टी मारते हो तो उसके साथ आपको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये तो भाई असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली औरत हो गई। अब और एक औरत दी हुई है जिसका नाम है सीता। तो सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। अब देखो सरकारी अस्पताल में तो सरकारी ही व्यक्ति हो सकते हैं, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन जो होते हैं उसको सवैतनिक अवकाश मिल जाता है। देखो भाई सवैतनिक अवकाश इसको मिल गया, सवैतनिक अवकाश मिल गया। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से किसका जो कार्य होगा वो संगठित क्षेत्र में होगा और किसका जो कार्य होगा वो असंगठित क्षेत्र में होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अनीता है वो क्या काम करती है, कपड़े की दुकान में, प्राइवेट दुकान में, यानी कि ये क्या हो गया, असंगठित क्षेत्र हो गया। लेकिन हम लोग बात करेंगे सीता का, नर्स से साथ में इसको क्या मिलता है, सवैतनिक छुट्टी भी मिलता है, यानी कि क्या हो गया, संगठित क्षेत्र हो गया। तो देख सकते हो अनीता क्या है यहाँ पे असंगठित क्षेत्रक और सीता क्या हो गया, संगठित क्षेत्रक। यानी कि ऑप्शन नंबर जो को होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको इसी तरह का जो वीडियो है बार बार मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा जो 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो अंतिम वस्तु होता है उसमें प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो पहले से ही शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो क होगा इसका सही हो जाएगा। तो 28 नंबर का क्या आंसर होगा मेरे रसगुल्लो, तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, पहले से ही शामिल होता है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका जो पहला जो सेट है उसमें आया था। तो अगर हम लोग बात करें 29वां नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो ये जो अस्तित्व में आया था वो डेट कब था, 2005। कब का डेट है, 2005। और इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का क्या दिया जाएगा, वर्ष
के वर्ष में काम दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 2005। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो भंडारण जो है वो किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो अगर मैं उसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन 1 में क्या है प्राथमिक, ऑप्शन 2 में क्या है द्वितीयक, ऑप्शन 3 में तृतीयक और ऑप्शन 4 में क्या है चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर गो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। मेरे रसगुल्लो, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन क्या है असत्य है। क्या निम्न में से कौन जो है असत्य है। तो हम लोग असत्य पे बात कर रहे हैं। तो पहले मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पहला मॉडल देखा होगा तो आपको इससे कुछ ना कुछ जो है हिंट मिल जाएगा। तो अगर ऑप्शंस का मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर को क्या है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें तो होता है, इसमें तो ऐसा होता है, यानी कि ये तो सही है, तब तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ख क्या है कि क्षेत्र विविधता का सम्मान करना। तो इसमें तो होता है कि जितने भी लोगों की विविधता है सबको मान के चलना है, तो सही बात है। ऑप्शन नंबर गो क्या है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। तो आपको पता है ये भी होता है, तो ये भी तो सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर घो क्या है जो बचा है, तो ये तो होगा ही। ये क्या होगा, ये 31 नंबर का सही तो होगा। लेकिन मैं अगर बात करूं इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर मैं बात करूं तो लिखा है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारी की व्याख्या का अधिकार नहीं है। तो ये जो है सरासर गलत है, इसमें अधिकार जो है होता है। तो 31 नंबर का अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए हम लोग 32वें नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन 1 में क्या है 20, ऑप्शन 2 में क्या है 30, ऑप्शन 3 में क्या है 40 और ऑप्शन 4 में क्या है 50। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग या ऑप्शन नंबर 3 40%। क्या होगा 40%। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें 33 नंबर के क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस क क्या है 1956, ऑप्शन नंबर ख क्या है 1958 और ऑप्शन नंबर गो क्या है 1960 और ऑप्शन नंबर घ क्या है 1962। तो मेरा रसगुल्ला अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं तो वो क्या है ऑप्शन नंबर ग 1960। तो श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया था, वो डेट क्या था 1960। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि संविधान में 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि संविधान में कुल कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो ऐसे तो बुक में लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर जो है 21 भाषा को क्या गया दर्जा दिया गया है। तो इसमें केवल हम लोग हिंदी को जो है वो छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग हिंदी को भी भाषा को ले ले तो कुल मिलाकर मैं बात करूं 22 भाषा को, कितने भाषा को 22 भाषा को जो है वो अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो घ है क्या है, ऑप्शन नंबर जो घ है 34 का वो क्या हो जाएगा सही, यानी कि 22। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है कि भारत संघ का राष्ट्रपति, राज्यपाल का उपराष्ट्रपति, नगर का मेयर और ग्राम पंचायत का क्या होता है सरपंच या मुखिया। तो ये जो तीनों है 1 2 3 ये सही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय संघ का जो होता है उसका प्रधानमंत्री जो होता है उसका मेन होता है। तो क्या हो जाएगा भारतीय संघ का प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है 35 का वो क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है 7 पार्टी अलायंस या सप्तदलीय गठबंधन क्या है, सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया। और ऑप्शंस देख सकते हो रसगुल्लो, वो क्या है चीन, ऑप्शन नंबर ख नेपाल, ऑप्शन ग बोलीविया और ऑप्शन घ क्या है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर घ नेपाल। कहाँ पे, नेपाल में जो है किया गया था। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला जो है जो हमारा 37वां नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि बेलोबिया जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है, यानी कि किस महाद्वीप में जो है बेबोलिया है। और ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, ऑप्शन को अमेरिका, ऑप्शन को लातीनी अमेरिका, ऑप्शन गो क्या है अफ्रीका और ऑप्शन घ क्या है यूरोप। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ लातीनी अमेरिका। क्या हो जाएगा लातीनी अमेरिका।
चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या है बेबोलिया पे। और क्वेश्चन है कि बेबोलिया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जल युद्ध नामक आंदोलन। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जिसने किया था वो क्या था? फेडेकोर। क्या नाम था? फेडेकोर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो को है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अंतिम दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि 39वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस नंबर को क्या है? राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेता है, जबकि दबाव समूह क्या करता है? राजनीतिक मामलों की चिंता नहीं करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही वाला ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है? गलत है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है कि दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दल क्या होता है? ज्यादातर लोगों तक फैला रहता है। ये भी बात सही है। ये तो बात एकदम 100% सही है, क्योंकि दबाव समूह जो होता है वो किसी खास विशेष प्रकार के तबकों, जैसे मजदूर वर्ग का बात कर ले, किसान का बात कर ले, तो वहीं तक सीमित होता है। लेकिन राजनीतिक दल में मजदूर लोग भी आ जाते हैं, कुछ किसान भी आ जाते हैं, और भी तरह के जो भी चीजें होते हैं सारे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर गो क्या है कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहता है, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहता है। ये भी तो सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ख है ये गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। और वो क्या है? दबाव समूह और राजनीतिक दल की प्रकृति जो होती है वो समान नहीं होती है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि वो समान होती है। तो 39 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेट नंबर 2 का। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और वीडियो को आपके दोस्तों तक क्या करना है? शेयर करना है, ताकि जो अगला जो मॉडल सेट होगा मैं आपको वो दे पाऊंगा। तो हम लोग बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन का। 40वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में SPS यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? अंतरिम सरकार। तो अगर इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस को क्या है? गिरिजा प्रसाद कोडराला। ऑप्शन खो क्या है? राजा ज्ञानेंद्र। ऑप्शन गो क्या है? राजा वीरेंद्र। और ऑप्शन गो क्या है? राजा महेंद्र। तो अगर मैं इसके सही ऑप्शंस का बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो ऑप्शन क्या है? राजा वीरेंद्र। क्या है? राजा वीरेंद्र। बहुत आदमी राजा ज्ञानेंद्र मारेंगे, तो मैं बोलूंगा कि राजा वीरेंद्र का जो है उनका यहाँ पे जो राजा ज्ञानेंद्र है इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? राजा वीरेंद्र। और इस प्रकार आपका जो सेट 2 है सोशल साइंस का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को देख लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करे? सब्सक्राइब करे, ताकि जितना भी वीडियो में डालूंगा प्रीतम एकेडमी में वो क्या हो सके? आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।